So we are starting with the next topic, that is कांग्रेस रूल. कांग्रेस रूल कब से कब तक चला सर? ये चला 1937 to 1939. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कांग्रेस टायरेनी. कांग्रेस टायरेनी का मतलब होता है कि वो रूल जो बहुत बुरा हो. ये रूल जो था, ये जो 2 से 2.5 साल थे, वो मुसलमानों के लिए बहुत बुरे थे. मुसलमानों के अगेंस्ट सारी पॉलिसीज़ आई हैं. कांग्रेस की बेसिकली 3 फेमस पॉलिसीज़ थी: वंदे मातरम, Vidya Mandir scheme and Varda scheme. So basically, coming to the topic, after a comprehensive victory, Congress was able to form their government in 8 out of 11 provinces. मतलब 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की हुकूमत थी. समझ में आ रही है? इलेक्शन जो हुए थे 1937 में, जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे, उसमें 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की हुकूमत थी. तो और प्रोविंशियल अटोनॉमी भी है. हमने ये बात भी डिस्कस कर ली थी कि प्रोविंशियल अटोनॉमी भी है. प्रोविंशियल अटोनॉमी क्या होती है कि प्रोविंस के पास सारी पावर है कि वो अपना रूल, अपने लॉज, अपने रेगुलेशन वो खुद इम्प्लीमेंट करेंगे. ब्रिटिश बीच में नहीं आएगी. तो ब्रिटिश ने पहले ही बोला था मैं बीच में नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने डायरकी भी ख़त्म कर दी और प्रोविंशियल अटोनॉमी दे चुकी हूँ मैं. तो गवर्नेंस को जिस तरीके से अपने रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं, जो करना है वो लोग खुद करें. सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है. ठीक है. बिफोर टेकिंग ओवर, कांग्रेस पार्टी मेड इट श्योर दैट देयर इज नो चेक ऑन देयर मिनिस्ट्रीज. दैट इज व्हाई दे सेड दैट दे विल नॉट टेक ओवर until British assured that the governors of the province will not use their emergency power. मतलब जो ब्रिटिश के लोग हैं वो कभी भी एमरजेंसी पावर यूज़ करके गवर्नमेंट को डाउन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को निकाल नहीं सकते. आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, कांग्रेस ब्रॉट ऑल द चेंजेस दे वांटेड टू विदाउट कंसिडरिंग द फीलिंग ऑफ अदर कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली स्पेशली मुस्लिम्स. सारे जो लॉज थे, रिफॉर्म्स थे, वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे. तभी इसको कहते हैं हम कांग्रेस टायरेनी. कांग्रेस रूल नहीं, कांग्रेस टायरेनी. कांग्रेस का बहुत बुरा रूल था फॉर मुस्लिम्स. मैनी मुस्लिम लिविंग इन कांग्रेस प्रोविंसेस स्टार्टेड टू कंप्लेन टू मुस्लिम लीग. और मुस्लिम लीग कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास कोई प्रोविंस नहीं है, मुस्लिम लीग के पास कोई पोस्ट ही नहीं है. वो 480 समथिंग सीटों में से भी वो तो 100 सिर्फ सीट जीती हैं. मतलब 25% सिर्फ वोट जीते हैं, ये लोग सीट्स जीते हैं बेसिकली. तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे. और अगर आप 1500 जो टोटल सीट्स थी, अगर हम उनसे लगाओ तो 100 सीट्स तो कुछ भी नहीं हुई. मुस्लिम में कोई मेजॉरिटी नहीं थी कि मुस्लिम लीग कुछ शिकायत कर सके, मुस्लिम लीग कुछ बोल सके. फिर भी मुस्लिम लीग ने बोला, पर ब्रिटिश ने मना कर दिया. ब्रिटिश ने कहा कि ये हमारे हाथों में ही नहीं है. ठीक है. एक और बात, एक फ़नी बात, प्रोविंशियल अटोनॉमी चाहता कौन था? जिन्ना. ये बात आपने सोची कि प्रोविंशियल अटोनॉमी चाहता ही जिन्ना था. हमेशा से कांग्रेस तो कहती थी कि हमें फेडरल हुकूमत चाहिए, पावर्स रेस्टेड विद इन द फेडरल, कि मेन जो फेडरल हुकूमत है उसके पास सारे पावर्स हो. पर जिन्ना जिद करता था प्रोविंशियल अटोनॉमी, प्रोविंशियल अटोनॉमी. और प्रोविंशियल अटोनॉमी ने जिन्ना के ऊपर ही बैकफायर करा, मुस्लिम्स के ऊपर ही बैकफायर करा. प्रोविंशियल अटोनॉमी से हमारी बहुत बुरी हालत हुई. वैसे अगर आप समझो तो फेडरल हुकूमत होती तो भी हमारी यही हालत होती, पर प्रोविंशियल अटोनॉमी में भी हमारी यही हालत हुई. The chairman of this committee in March 1938, a committee of 8 members was formed to find out about the grievances of Muslims. The chairman of this committee was Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Pirpur. The report ये क्यों रिपोर्ट बनाई थी कि कांग्रेस रूल को हमें रिजेक्ट करना है, हमें ज़रा अपोज करना था. तो हमने ये कमेटी बनाई थी, पर ऑब्वियसली कांग्रेस ने भी उसको रिजेक्ट करा और ब्रिटिश ने भी उसकी बात नहीं सुनी. लासी फजल हक रिपोर्ट was prepared to find out the atrocities faced by Muslims in provinces under Congress ministries. पर फिर भी कुछ नहीं हुआ. अब हम समझेंगे कि कांग्रेस रूल था क्या, कांग्रेस रूल में क्या मसले थे. कांग्रेस रूल की बेसिकली तीन मेजर पॉलिसीज़ थी जो अभी मैंने डिस्कस करी. सबसे पहली है वंदे मातरम, दूसरी है विद्या मंदिर स्कीम, तीसरी है वर्दा स्कीम. वंदे मातरम को वंदे मातरम भी हम कहते हैं. वंदे मातरम इज़ बेसिकली अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, बेसिकली हिंदूज़. ये लिखा था एक बंगाली राइटर ने, बैंकम चटर्जी.
बैंकम चैटर्जी नाम के एक राइटर ने, बंगाली राइटर ने लिखा था ये सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग फॉर हिंदूज़। इसके अंदर बेसिकली क्या था, इसके अंदर उनकी गॉडेस दुर्गा, बेसिकली दुर्गा होती थी उनकी गॉडेस, उनकी वो पूजा करते थे, बेसिकली उनकी वो बढ़ाई करते थे। और हम तो ये नहीं कर सकते, हम एज अ मुस्लिम हम तो उनकी कोई भी गॉडेस को तो हम प्रेज़ कर ही नहीं सकते। अगर हमने प्रेज़ करा तो हमने तो अपने रिलीजन के खिलाफ शिर्क कर दिया, और शिर्क इज़ एन अनपार्डनेबल सिन फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम जो हैं वो तो ये चीज़, ये हरकत तो कर ही नहीं सकते। अगर वंदे मातरम आपने गाया, अगर आपने पढ़ा, तो ऑब्वियसली तो ये आपके रिलीजन के अगेंस्ट है। तो मुस्लिम्स को तो बहुत गुस्सा आया, ये क्या बात है, हम ये गाएंगे। और इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल्स में, हर ऑफिस के शुरुआत में, इन द मॉर्निंग, इन द असेंबली हम ये पढ़ेंगे, हम एक नेशनल सॉन्ग पढ़ेंगे। जैसे एज अ पाकिस्तानी हम भी नेशनल सॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपना नेशनल सॉन्ग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हम अपना पढ़ेंगे, और अपना नहीं पढ़ेंगे, हम सबको पढ़ाएंगे। मतलब जो मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल्स में, वो उनको भी पढ़ना लाजमी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो स्कूल से आप निकाले जाओगे, या आपके खिलाफ सीरियस पनिशमेंट होगी। तो हम क्या करें, स्कूल में पढ़ेंगे या वंदे मातरम पढ़ें? ये मुसलमानों के लिए बहुत टायरेनी थी, बहुत बुरा रूल था कि सबको पढ़ना लाजमी है। और अगर आपने उनकी गॉडेस को प्रेस कर दिया तो आपका रिलीजन खतरे में, तो आप शिर्क करोगे, और अल्लाह को तो आप एक मानते हो, आप उसके खिलाफ कोई और खुदा रखते ही नहीं हो। ये एक रिलीजन में एक मसला था। हिंदू का रिलीजन अपनी जगह पर, मुसलमान ये चीज़ नहीं कर सकते। ये था वंदे मातरम, ये पढ़ना लाजमी था, इसलिए मुसलमानों ने उसको एक बुरी चीज़ मानी। दूसरा, विद्या मंदिर स्कीम। विद्या मंदिर स्कीम वॉज बेसिकली अ रिलीजियस पॉलिसी, एक रिलीजियस पॉलिसी थी जिसमें हिंदूज़ ने ये कहा कि हिंदूज़ ने आपके अजान पर बैन लगा दिया, मस्जिदों में उन्होंने पिक के रिमेन्स फेंकना शुरू कर दिए, मस्जिदें गंदी कर दी, और अगर मस्जिद में नमाज चल रही है तो बाहर वो अपने ढोल, ड्रम्स, बेसिकली वो ड्रम बीट्स बजा कर वो नमाज को डिस्टर्ब करते थे। ये उस वक्त के हिस्टोरियंस ये बात कहते हैं कि हिंदूज़ ये सारी हरकतें मुस्लिम से अगेंस्ट करते थे। उन्होंने ये भी कर दिया कि गांधी के पिक्चर के सामने आप बाव करोगे। हाज़रत ये तो कर ही नहीं सकता मुसलमान, ठीक है। ये बेसिकली गांधी की पिक्चर वाला ये सोशल पॉलिसी थी। ये वर्दा स्कीम के अंदर आता है। जो रिलीजियस पॉलिसी उसके अंदर अजान को बैन करा, मस्जिदों को डिमोलिश करा, और बेड पर टैक्स लगाया। और क्या करा था इन्होंने विद्या मंदिर स्कीम के अंदर, उन्होंने ये करा कि अजान को तो मैंने आपको बताया बैन कर दिया, बट टेकिंग इट स्टेप दे शो दैट दे डू नॉट केयर अबाउट अदर रिलीजन्स। बहुत अनफेयर है ये तो। बैन ऑन स्लॉटरिंग ऑफ काउज, मतलब आप बीफ भी नहीं खा सकते और आप गाय को ज़िबा नहीं कर सकते। वह मुसलमान है, मुसलमान की तो जो मर्ज़ी है करे, और मुसलमान के रिलीजन में तो ये अलाउ है, ठीक है। मुसलमान के रिलीजन में ये बिल्कुल अलाउ है कि वो बीफ खाएं, वो जो करना है खाएं। बीफ उनके हिंदूज़ के रिलीजन में मसले वाला है, वो नहीं खाते, पर एज अ मुस्लिम में तो कोई इशू नहीं है। तो मुसलमानों पर ये क्यों बैन लगाया, ये एक इशू था कि मुसलमानों को भी काउ स्लॉटरिंग पर बैन लगा दी। और ईद उल अज़हा जो मुसलमान अपने गाय सेक्रीफाइस करते हैं, वो ईद उल अज़हा में भी मुसलमानों को बहुत परेशानी आई कि अब क्या करेंगे मुसलमान, ठीक है। डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग वर्शिप इन मॉस्क, जैसे मैंने आपको बताया नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर वो ड्रम बीट बजाते थे, अपने भजन गाते थे। ये सारे हिंदूज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे मुसलमानों के लिए, ठीक है। फिर तीसरी जो पॉलिसी थी वो थी वर्दा स्कीम, वो एजुकेशनिस्ट और सोशल पॉलिसी थी। इसमें क्या था कि गांधी के पिक्चर के सामने आपको बाव करना है, मतलब शुरू में असेंबली में आपको गांधी पिक्चर सामने होगी और आप बाव करोगे, जो बेसिकली आप झुकोगे। मुसलमान तो ये कर ही नहीं सकता। अब मुस्लिम ओनली बाउज अगेंस्ट, बेसिकली मुस्लिम ओनली बाउज फॉर अल्लाह। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, मुसलमान इसके अलावा किसी के सामने झुक ही नहीं सकता, किसी से मदद मांग ही नहीं सकता। तो गांधी के पिक्चर के सामने तो एक मुसलमान बाव करने की सोच भी नहीं सकता था। मुसलमानों ने कहा हम स्कूल नहीं भेजेंगे बल्ले, पर हम ये हरकत नहीं होने देंगे। ऑफिस में भी शुरुआत में आपको गांधी के पिक्चर के सामने बाव करना है, ये क्या तरीका है। हिंदूज़ ये सारी पॉलिसीज़ मुसलमानों के अगेंस्ट ला रहे थे। ये थी एजुकेशनिस्ट पॉलिसी, ये थी वर्दा स्कीम। और इन्होंने एक काम और करा कि हिंदी को एजुकेशनिस्ट लैंग्वेज बना दिया। मतलब एजुकेशन जो लैंग्वेज है वो अब हिंदी में होगी, मतलब जो पढ़ाया जाएगा स्कूलों में वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। मुसलमान कह रहे हैं ये क्या बात है सर,
ये तो बात ही गलत है, क्योंकि हम तो उर्दू बोलने वाले, आप फारसी रख लें, आप उर्दू रख लें, आप इंग्लिश रख लें, आप ये हिंदी क्यों रख लें? हिंदी तो ज़बान ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप पिछले दौर में देखो तो मुगल्स में शुरू में पर्शियन थी, उर्दू भी आ गई, तो उर्दू आप रखो, आप हिंदी तो रख ही नहीं सकते। पर ऑब्वियसली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा तो मुसलमान बहुत गुस्सा हो गए। दूसरी बात, उन्होंने चरखा इज़ बेसिकली कॉटन स्पिनिंग व्हील। आपने गांधी की पिक्चर भी देखी होगी, गांधी भी चरखा चलाता था। चरखा इज बेसिकली बहुत एक हिंदू ट्रेडिशन से आता है, हिंदू ट्रेडिशन से, ये कोई बुरी बात नहीं है, पर हिंदू ट्रेडिशन है। मुसलमान ये काम नहीं करते थे चरखे का, ज़्यादातर काम। बहुत सारे गानों में भी, बहुत सारे सॉन्ग्स में भी चरखे का यूज़ करा जाता है एज अ सिंबल कि कोई इंतज़ार कर रहा है। तो चरखा हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली हिंदूज़ में बहुत कॉमन है और एक हिंदू ट्रेडिशन, ये बात आप समझ लो, कोई बुरी बात नहीं, पर हिंदू ट्रेडिशन है। पर मुसलमानों को आप क्यों सिखाने पर फोकस कर लो? मुसलमान का जो ट्रेडिशन है, मुसलमान का जो काम है, वो मुसलमान करेगा। आप क्यों मुसलमान बच्चों को बोल लो कि भाई प्राइमरी क्लास में आप लोगों को चरखा सिखाया जाएगा, आपको कॉटन स्पिनिंग व्हील सिखाई जाएगी? हाँ, इट इज़ अ स्किल, बट आप हिंदूज़ को सिखाओ, आप अपने घर में सिखाओ। अब मुसलमान बच्चों को क्यों सिखाओ? हाँ, मुसलमान बच्चे जिसको सीखना उसको सिखाओ। मुसलमानों को तो सीखना ही नहीं था, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन है। मुसलमानों को हिंदू ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना था। जो हिंदू का काम है वो हिंदू करे, मुसलमान का जो काम है वो मुसलमान करेगा। ऐसे तो आप मुसलमानों के ट्रेडिशन भी सिखा दो। इंडिया में दिखाया जाता है ना फिल्मों के, मुसलमानों का ट्रेडिशन क्या है, वो कुरैशी होते हैं, वो ज़िबा करते हैं, वो ये सब करते हैं। तो सारे हिंदूज़ को भी सिखाओ ये अलग काम। ये बात गलत है, पर हिंदूज़ भी ये कर रहे हैं ना। हिंदूज़ चरखा क्यों सिखा रहे? लाजमी कर दिया कि चरखा हर बच्चा सीखेगा, ये स्किल आनी चाहिए सबको। मुसलमान इस पर भी गुस्सा हुआ कि आप अपना ट्रेडिशन आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आप हमें भी अपने अंदर इंडल्ज करना चाह रहे हो, ये हम नहीं मानेंगे। ये मुसलमानों का उस वक्त का रिएक्शन था। ये कांग्रेस रूल था। A new education policy was introduced under the title of Warda scheme. There were many proposals which were not acceptable to Muslims living in Congress provinces. The religious education was not allowed at any level. पर अब इन्होंने हिंदुज़म भी सिखा रहे थे। This way the Muslim families taught that the children will slowly get far from their religion. Then the Hindu principle of ahimsa was propagated on a large scale, according to which one should not resort any violence to any cause. ये सारी जो पॉलिसीज़ थी, ये किसकी थी? हिंदूज़ की थी। Islam also teaches about the peace, but also tells Muslim to fight in the name of Allah. Jihad, if someone tries to wage war against you, तो आपको भी लड़ना चाहिए। ये सारी जो अहिंसा की बातें हैं, वो सब मुसलमानों में डाली जा रही थी बार बार। स्कूल कॉलेजेस वर सपोज टू पे रिस्पेक्ट टू द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी। क्यों? दिस वॉज अगेन an act which Muslim cannot accept. Then schools and colleges, the practice of making thread by throwing wheel was adopted. Basically charka. Vande Mataram, a Hindu national song, was written by Bengali writer Bankim Chatterjee, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था आपका कांग्रेस रूल। और कांग्रेस रूल ख़त्म कब होता है? डे ऑफ डिलीवरेंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डे ऑफ डिलीवरेंस का। आज हमने पढ़ा कांग्रेस रूल, कांग्रेस की टायरेनी। ये 3 पॉलिसीज़ थी, वर्धा स्कीम, विद्या मंदिर एंड वंदे मातरम।